चलिए अब बात करते हैं 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे जम्मू से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। दूसरी बड़ी खबर होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जुड़ी, जहां उनके खिलाफ कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा से होगी, जहां कांग्रेस ने घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात जारी किया। और चौथी बड़ी खबर यूपी के बरेली से है, जहां विवादित धार्मिक स्थल को तोड़े जाने पर बवाल मच गया। पांचवी खबर मुंबई से, जहां फिर आतंकी हमले की साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो पहली बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर जम्मू में बरसे मोदी। जम्मू कश्मीर के एमए स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि यह चुनाव जम्मू कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है। जम्मू की यह सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा नहीं चाहते। यहां के लोग शांति और समृद्धि चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त हैं। पीएम ने कहा कि आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि यह नया भारत है, यह घर में घुसकर मारता है। आतंकी आकाओं को पता है कि अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। तो दूसरी बड़ी खबर विस्तार से, वित्त मंत्री की बड़ी मुश्किलें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश बेंगलुरु की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने दिया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की थी। आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई। जन अधिकार संघर्ष परिषद ने पिछले साल अप्रैल में 42वें एसीएमएम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से इमरान खान। इमरान, चुनावी बॉन्ड को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता रहा है, लेकिन इस मामले में वाकई एक बड़ा आदेश कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए सीतारमण के खिलाफ। इमरान, मेरी आवाज आ रही है आपको? इरफान, आज सुन पा रहे मुझे? जी इरफान, एक बड़ा आदेश वाकई, क्योंकि लगातार विपक्ष घेरते रहा है चुनावी बॉन्ड को लेकर, लेकिन इस मामले में बड़ा आदेश आया है सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के। जी हाँ भगीरथ जी, बात करें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर जिस तरह बेंगलुरु की स्पेशल अदालत ने वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, मैं आपको बता दूं जैसी भी एक संस्था के जो देखो उन्होंने जिस तरह शिकायत दी थी चुनाव के दौरान, भाजपा के कुछ नेताओं के उन्होंने नाम दिए थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिन्होंने शिकायत में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर जो है अवैध वसूली की जा रही है, जिससे वित्त मंत्री सीतारमण के साथ मैं आपको बता दूं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय कई नेताओं के भी नाम मौजूद शामिल है, जिस पर अब कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को मैं आपको बता दूं वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर अब सियासत चरमराती नजर आ रही है। बिल्कुल इरफान, क्योंकि लगातार इस मामले में विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरते रहा है कि ईडी का दबाव बनाकर, सीआईडी का दबाव बनाकर कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है, बिजनेसमैन से पैसा लिया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा था कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेगी सरकार, तो फिर चुनाव जीतने के बाद किस तरह से उनके ऊपर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन इस मामले में लगातार एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही थी, अब एफआईआर दर्ज हो गया है। इस मामले में बाकी और नेताओं, अधिकारियों की भी बात सामने आ रही है। क्या कोई दूसरे कोई अधिकारी है जिनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए कोर्ट की तरफ से? जी हाँ, स्पेशल कोर्ट की बेंच ने जिस तरह आदेश दिया है, मैं आपको बता दूं जेपीसी के जो अध्यक्ष है
आदर्श अय्यर जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कई अधिकारियों के और कई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम लिए थे, जिसमें विशेष करके मैं आपको बता दूं कि जिस तरह वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, और उसके अलावा जिस तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नाम भी इसमें शामिल है, इसके अलावा कुछ अधिकारियों के भी नाम शामिल है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सर्वे को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, पहले भी मैं आपको बता दूं विपक्ष के जो नेता है उन्होंने कई आरोप लगाए थे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर, काफी भाषण में चर्चित रहा था। लेकिन अब जिस तरह कोर्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है, कोर्ट ने FIR के जो आदेश दिए हैं, आदेश को लेकर अब कई अधिकारियों पे भी इससे सख्त कार्रवाई होती नजर आएगी। इसको लेकर मैं आपको बता दूं देश भर की राजनीति चरमराती नजर आ रही है। बिल्कुल इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा बीजेपी की तरफ से इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था इस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए और इसके आदेश कोर्ट ने भी दे दिए। चलिए तीसरी बड़ी खबर विस्तार से, जहां पर हाथ बदलेगा हालात। हरियाणा में कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 2 फेज में तैयार किया है। एक फेज में 15 गारंटियां शामिल की गई थी। दूसरे चरण का घोषणा पत्र शनिवार को चंडीगढ़ में जारी हुआ। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात के नाम से जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के प्रदेश प्रधान उदय भान और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा पार्टी ने किया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से किसानों को पानी लेने का वादा किया गया है। इससे 7 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस ने हरियाणा के लोगों के लिए 7 गारंटियों की घोषणा की थी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से पंखिल वर्मा। पंखिल, 7 दिन पहले गारंटी यहां पर कांग्रेस की तरफ से लोगों के सामने पेश की गई थी। अब घोषणा पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया, घोषणा पत्र भी सामने आ गया है, जिसमें खास अहम अगर देखें घोषणाओं में से 2000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, जो एक उम्र में सीमा तय की गई है। इसका असर हमने देखा है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नाम से जब बीजेपी ने अपनी घोषणा की थी, कांग्रेस ने भी कहा था कि नारी सम्मान के तहत हम 1500 रुपए देंगे, फिर बीजेपी ने 3000 रुपए तक बढ़ाकर देने का वादा किया। उसका असर दिखाई दिया और बीजेपी की बंपर जीत हुई। आप जो इस बार घोषणा पत्र यहां पर कांग्रेस ने जारी किया है, इसका असर आप कितना देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी लोक लुभावन गारंटियां घोषणाएं इसमें वादे किए गए हैं। देखिए, जैसे ही विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे चुनावी पारा भी बढ़ता नजर आता है और ऐसी स्थिति के अंदर तमाम पार्टियां कोशिश ये करती हैं कि हर वर्ग को साध कर घोषणा पत्र के अंदर ऐसी घोषणाएं की जाएं कि हर वर्ग उस पार्टी का समर्थन कर दे। और यही स्थिति हम देखेंगे कि दोनों पार्टियों के अगर घोषणा पत्र को हम एनालाइज करने का प्रयास करेंगे तो तमाम घोषणा पत्र जो है कहीं ना कहीं सेम नजर आ रहे थे। पहले कांग्रेस अपनी 7 गारंटियां दे चुकी थी जिसके अंदर साफ तौर पर कहा था कि 500 रुपए में वो सिलेंडर भी देने वाले हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर अभी जो नया घोषणा पत्र जारी किया गया है, ये 40 पन्नों का घोषणा पत्र है, जिसके अंदर कांग्रेस ने हाल ही में महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। और ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा जो है कह सकते हैं हम, परंतु धरातल पर इसको लागू करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, वाकई पंखिल बड़ा चैलेंज है, लेकिन देखना होगा इस लोक लुभावन वादे का असर क्या होगा। लेकिन एक खास बात यह भी देखने को मिली कि इसमें रणदीप सुरजेवाला नहीं थे और कुमारी शैलजा भी वहां पर मौजूद नहीं थी जब घोषणा पत्र यहां पर जारी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया पंखिल इस तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। अवैध मस्जिद तोड़ने पर बवाल। यूपी के बरेली में विवादित धार्मिक स्थल को तोड़े जाने पर बवाल मच गया, जिसके बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले और जमकर नारेबाजी हुई। घटना की खबर मिलते ही बीजेपी विधायक भी मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की सरपरस्ती में अवैध मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। बरेली के क्योलडिया थाना क्षेत्र के ग्राम कोलाडांडी में विवादित स्थल पर नमाज पढ़े जाने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने उसकी दीवार को तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही एसडीएम नवाबगंज अजय कुमार उपाध्याय और सीओ हर्ष मोदी क्योलडिया थाना, नवाबगंज थाना और हफीजगंज थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने विवादित स्थल की दीवार तोड़ने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी विधायक ने इस दौरान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पुलिस की मदद से अवैध मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन अवैध मस्जिद को रुकवाने धरने पर बैठे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत कुमार से। दुष्यंत, जिस तरह से अब मस्जिद को लेकर यहां पर बवाल मचा हुआ है, विस्तार से जानना चाहेंगे किस तरह का पूरा मामला और कब से ये मामला गरमाया हुआ है और दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर।
जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा सर। आजकल जो है बरेली विवादित धार्मिक स्थलों को लेके कोई ना कोई विवादित बयान आता ही रहता है। अगर बात करें हम सर, बरेली के थाना कुलड़िया क्षेत्र में ग्राम केला डांडी में धार्मिक स्थल को तोड़े जाने के बाद वहां बवाल मच गया, जिसके बाद तो समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से ईंट पत्थर और जमकर नारेबाजी हुई है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक मौके पर पहुंच गए और धरने में बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर गंभीर सर आरोप लगाए हैं कि पुलिस की सरपस्थिति में अवैध मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं सर विवादित स्थल पर नमाज पढ़े जाने के बाद हिंदू समुदाय जो है इकट्ठे होकर वहां पहुंच गए, जिसको जो है मंदिर की दीवार तोड़ी है। इसके बाद में विवाद वहां उत्पन्न हो गया। वहां की जो हिंदू संगठन है वहां ने आरोप लगाया कि यहाँ जो एक कमरा बनाकर उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया था, जिसमें लोग नमाज पढ़ने लगे। इस बात का हिंदू समुदाय ने जमकर विरोध किया है। मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। लेकिन जिस तरह से मामला गरमाया, देखना होगा कि किस तरह से अब अधिकारियों की तरफ से इस मामले को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन स्वदेश न्यूज भी आप सभी से अपील करता है, लोगों से अपील करता है कि शांति बनाए रखें और आपस में बैठकर इस मामले का निपटारा करें। पांचवी बड़ी खबर विस्तार से आपको बता रहे हैं। मुंबई में आतंकी हमले की साजिश। अक्टूबर से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। इस दौरान मुंबई में गरबा खेला जाता है। गरबा खेलने के लिए भारी भीड़ जुटती है, लेकिन त्योहारी सीजन में मुंबई हाई अलर्ट मोड पर है। यह अलर्ट केंद्रीय एजेंसी ने दिया है। दरअसल मुंबई पर आतंकी हमले की योजना बनाई गई है और एक बार फिर निशाना बनाए जाने की आशंका है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। त्योहार के मौके पर हमले की आशंका खुफिया विभाग को मिली है। संभावित खतरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर काफी सुरक्षा जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों के निर्देश पर शहर में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई ब्यूरो चीफ संदीप से। संदीप, जिस तरह से अब ये अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया, इसके बाद किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देख पा रहे हैं? और जब नवरात्रि में गरबा डांडिया महोत्सव होता है, क्या उसमें किस तरह की पाबंदी देख सकते हैं या फिर किसी तरह की कटौती हो सकती है? हर क्षेत्र में गरबा डांडिया नहीं होगा। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए इस अलर्ट के बाद? बिल्कुल, अभी आतंकवादी हमले के बाद पर जो महाराष्ट्र पुलिस है वो अलर्ट मोड पे आ गई है। जगह जगह पे मॉक ड्रिल की जा रही है। जहाँ पे आप गेटवे ऑफ इंडिया हो या ताज हो या बड़े बड़े होटल्स हो या मंदिर मस्जिद हो और बड़े बड़े जो मंदिर है वहाँ पे पुलिस कर्मी का जो है बंदोबस्त लगाया गया है, बड़े पैमाने पे लगाया गया है। हर एक मोड़ पे जो हर एक नगर में, हर एक शहर में जो डीसीपी है, हर एक पुलिस स्टेशन का डीसीपी है, वहीं पे उनको आदेश दिए गए हैं कि कड़ी से कड़ी बंदोबस्त किया जाए। और आने वाले अभी महाराष्ट्र में जो है वो दांडिया का महोत्सव है, बड़े पैमाने पे हो जाता है। उसके बाद जो है दिवाली है और साथ ही साथ नवंबर में आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। इसके चलते मुंबई पुलिस जो अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा कड़ी से कड़ी तरीके लगाई गई है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है और स्वदेश न्यूज भी सभी लोगों से अपील करता है कि अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि देखे तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें।